एवरीवन, कैसे आप सभी लोग ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ये हमारा क्लास नाइन्थ फिजिक्स का पहला लेक्चर है, वर्क एनर्जी पावर का। यहाँ से हम लोग वो सारे कंसेप्ट देखेंगे जो वर्क से रिलेटेड हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करना। तो यहाँ से सारे कंसेप्ट हम वर्क वाले कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। वर्क, तो जब भी कोई वर्क को अगर डिफाइन करना है तो वर्क तभी डिफाइन होगा जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट दिखे। तो शुरुआत में मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट हमारा पोजीशन ए पर है, थोड़े समय के बाद पोजीशन बी पर पहुंच जाए। जैसे हमने फोर्स एफ लगाया तो इसकी पोजीशन कहाँ होगी, बी पर। तो यहाँ पर ए और बी में कुछ गैप जो दिख रहा है उसको हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी वर्क डन होगा तो यहाँ से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो वर्क तभी हम डिफाइन करेंगे, वर्क क्या है, when a force causes displacement, when a force causes displacement। जब कोई फोर्स अप्लाई करो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिखाई पड़े तो ऐसे फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए वर्क। क्लियर। या से दूसरा डेफिनेशन जो वर्क का होता है, W बराबर वर्क बराबर फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, या तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो W बराबर पढ़ते हैं FS। बच्चों अब यहाँ पर बात आती है कि पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन, ये वाली कंसेप्ट कहाँ से समझेंगे। तो पहले हम इसके यूनिट की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। तो यूनिट की बात करते हैं, यूनिट्स। अच्छा, अगर हम ऐसा यूनिट देखें, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, तो यहाँ से बनेगा फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर। तो यहाँ से बन जाएगा न्यूटन मीटर। और जो 1 न्यूटन मीटर है वही किसके बराबर होगा, 1 जूल। तो यहाँ से जो ऐसा यूनिट बनेगी, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, वो क्या बनेगी, जूल। ठीक। अब बात करते हैं CGS यूनिट। CGS यूनिट जैसे लिखा है न्यूटन मीटर बराबर है 1 जूल के, इसी तरह से 1 जूल जो होगा वो होगा 10 की पावर 7 अर्ग, ERG, अर्ग। ठीक, 10 की पावर 7 अर्ग। तो यहाँ से जो CGS यूनिट बनती है वो बनती है अर्ग। अभी कैसे आएगी तो एक बार समझ लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर जूल, न्यूटन, एक न्यूटन को हम पढ़ते हैं 10 की पावर 5 डाइन। एक मीटर को हम पढ़ेंगे क्या, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। यहाँ से एक न्यूटन मीटर किसके बराबर होगा, 10 की पावर 5 डाइन, अब इंटू में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। और जो न्यूटन मीटर उसको हम पढ़ेंगे 1 जूल, बराबर हो जाएगा 10 की पावर 7 अर्ग। तो डाइन सेंटीमीटर को ही हम क्या पढ़ते हैं, अर्ग। तो इस तरह से हम यूनिट निकाल लेंगे आसानी से। CGS यूनिट क्या बनेगी, अर्ग। ऐसा यूनिट बनेगी जूल। अब बात आती है MKS यूनिट। MKS यूनिट ऑफ वर्क, तो यहाँ से हम पढ़े थे न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। फोर्स की MKS यूनिट क्या होगी, हम लोग पढ़ते हैं F बराबर M इंटू में A। M को लिखेंगे किलोग्राम, एक्सेलरेशन को लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू में मीटर। यहाँ से MKS में बनेगी क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर का, तो ये बन जाएगी MKS में। ठीक है, तो MKS में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, CGS में अर्ग, और MKS में SI में जूल। अब बच्चों बात करते हैं कि वर्क ड्यू टू, अच्छा फैक्टर कौन कौन से होंगे जिसके ऊपर वर्क डिपेंड करेगा, फैक्टर कौन कौन से होंगे। ठीक, तो इनको हम समझते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। पहला फैक्टर जो बनेगा वो होगा फोर्स। अगर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, फोर्स को बढ़ाएंगे तो वर्क डन क्या होगा, ज़्यादा होगा। फोर्स को अगर कम कर देंगे तो W की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट, दूसरा फैक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ है तो समझ जाओ वर्क डन उसमें ज़्यादा किया गया है। अगर वो कम डिस्प्लेस हुआ है तो समझ जाओ उसके ऊपर वर्क जो है वो कम किया गया है। तो ये दो फैक्टर हैं, पहला बनेगा फोर्स और दूसरा बनेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब बच्चों बात करते हैं वर्क डन बाय ऑब्लिक फोर्स। ऑब्लिक फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा। ठीक, तो अगर मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट हमारा ये दे रखा है, अब फोर्स सीधा ना लग के फोर्स हम इधर लगा रहे हैं ये डायरेक्शन में। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स सीधा ना लग के ये डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं और हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है कितना, थीटा, थीटा एंगल बना रहा है। अब क्या होगा, ये वाला जो फोर्स होगा वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। एक जो कंपोनेंट बनेगा रिजोल्यूशन वेक्टर का वो बनेगा F cos थीटा, और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा F sin थीटा। यहाँ से जो F cos थीटा होगा इसका मास मान लो m है, F cos थीटा ये मोशन को प्रोड्यूस कराएगा, ये मोशन को प्रोड्यूस कराएगा, और F sin थीटा ये मोशन को प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ से जो कंपोनेंट हम लेंगे जिसके साथ एंगल बना है उसको हमेशा कॉस मिलेगी। इसके साथ एंगल बना रहा है तो इसको हमने ले लिया किसमें, कॉस में, बाकी को वर्टिकल कंपोनेंट साइन में। तो इसके दो रेजोल्यूशन होंगे, एक होगा F sin थीटा, एक होगा F cos थीटा। थीटा एंगल होगा, थीटा जो है वो एंगल होगा बिटवीन फोर्स एंड मोशन। फोर्स और मोशन के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो थीटा, मोशन अगर इधर हो रहा है तो एंगल हमारा किधर काम कर रहा है, ये एंगल है, तो ये F फोर्स। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से W की जो फॉर्मूला बनेगा, W बराबर वो बनेगा F cos थीटा, अब इंटू में कर देंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट S। तो इस तरह से W बराबर बनता है F S cos थीटा। तो वास्तव में जो फॉर्मूला है वर्क डन का वो ये है, F S cos थीटा। अगर मान के चलो, अब यहाँ पर केस अब देख लेते हैं, केस 1। मान लो केस 1, अगर थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री कर दें, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दें, और ऑब्जेक्ट कोई हमारा इस तरह से रखा हुआ हो जिसका मास m है, फोर्स हमारा इधर ही काम करे, अब मोशन का डायरेक्शन भी इधर ही हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो, कहते हैं मोशन भी इधर हो। यहाँ पे फोर्स जो है वो एक्ट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन काम कर रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तब जाके जो वर्क डन मिलेगा, वर्क डन वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कैसे है तो वो भी हम देख लेते हैं।
यहाँ से W बराबर हम पढ़ेंगे क्या, एफ एस कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ से W बराबर एफ एस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू जो होती है बच्चों वो होती है 1। कितनी होती है, 1। तो यहाँ से W बराबर मिलेगा एफ एस। तो यहाँ से जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब यहीं पे जो वर्क डन मिलेगा वो मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा। केस 2, केस 2 मान लो थीटा की वैल्यू जो है वो हमने कर दी 90 डिग्री। ठीक है, मतलब जो फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स जो एक्ट करेगा परपेंडिकुलर टू मोशन, मोशन के परपेंडिकुलर एक्ट करे। तो मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास m है, वो इधर जाने वाला है और फोर्स जो है वो इस तरह से काम कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। या तो फोर्स और मोशन डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री है तो यहाँ पर बनेगा W बराबर एफ एस कॉस 90। तो यहाँ से W बराबर बनेगा 0, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। जब कॉस 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ से W की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसको हम पढ़ेंगे 0 वर्क टन। 0 वर्क टन, 0 वर्क टन कब मिलेगा, जब फोर्स परपेंडिकुलर हो किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तीसरा केस और इम्पोर्टेंट केस, केस 3, वो क्या है, अगर थीटा की वैल्यू क्या कर दें, 180 डिग्री। कहते जो फोर्स एक्ट कर रहा है अपोजिट टू मोशन, अगर मोशन के अपोजिट काम करे, तो जैसे मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट ये है, फोर्स हमारा इधर काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, मोशन इधर है। इधर कोई जो फोर्स काम करेगा तो इधर हमारा जनरली कौन से फोर्स होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इनकी वजह से जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक, तो W बराबर यहाँ से जो वर्क डन आएगा W वो हमेशा नेगेटिव मिलेगा। W बराबर हम लोग पढ़ते हैं एफ एस कॉस थीटा। W बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो इस तरह से W बराबर बन जाएगा माइनस का एफ एस। यहाँ से नेगेटिव वर्क डन, तो ये जो नेगेटिव वर्क डन आएगा वो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हो, कि अपोज करने वाला फोर्स की वजह से क्या आएगा, वर्क डन। ठीक है, ये हमारे कुछ केस हो गए। यहाँ से बच्चों एक टेबल याद रखना, यहाँ पर साइन और कॉस की वैल्यू याद रखना। जैसे साइन और कॉस कौन कौन सी वैल्यू आपको याद रखनी है वो हम दिखा दे रहे हैं। ठीक, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर कितनी वैल्यू होंगी, 0 डिग्री पर साइन 0 की वैल्यू होगी 0, साइन 30 की 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यहाँ पर 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो यहाँ से जैसे कोई पूछे ना कि cos 45 की वैल्यू, तो एकदम बताओ 1/√2। जैसे क्वेश्चन करते हैं सवाल, मान लो 10√2 न्यूटन फोर्स एक्ट एट एन एंगल 45 डिग्री to displace it by 10 meter. Find work done.
तो यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स आपको दे रखा है, 10√2 न्यूटन का, और यहाँ से आपको वर्क डन की वैल्यू फाइंड करनी है। जब एंगल कितना 45 डिग्री और कितना डिस्प्लेस कराना हो 10 मीटर, तब फोर्स की वैल्यू कितनी है 10√2, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर, थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, डब्ल्यू बराबर क्या बनेगा एफ इंटू में एस कॉस थीटा, डब्ल्यू बराबर एफ की वैल्यू कितनी है 10√2 इंटू में एस की वैल्यू कितनी है 10 मीटर इंटू में कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। अब यहाँ से 45 डिग्री की वैल्यू हम देखेंगे, cos 45 की कितनी वैल्यू है 1/√2, यहाँ से वैल्यू रखेंगे डब्ल्यू बराबर 10√2 इंटू में 10 इंटू में 1/में √2, तो √2 से √2 खत्म, तो डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100 जूल। इस तरह से आसानी से सवाल को हम कर लेंगे। ठीक, अगला सवाल, जैसे मान लो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम इज accelerated at angle of 60 degree with 2 meter per second square and it is displaced by 2 meter, find work done। तो यहाँ से क्या करा, यहाँ पर आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर एक्सीलरेशन दे रखा है, तो मास कितना है, मास की वैल्यू है 10 किलोग्राम। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, डब्ल्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाओ क्योंकि एक्सीलरेशन दे रखा है 60 डिग्री पे काम कर रहा है। कुछ नहीं करना है, जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन किसकी होगी, एक्सीलरेशन की। मान लो यहाँ पे 60 डिग्री पे फोर्स काम कर रहा है, तो जिधर फोर्स काम करेगा उधर ही क्या होगा, एक्सीलरेशन काम करेगा। ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये क्या है एस। ठीक है, तो यहाँ से पहले निकालो एफ, एफ बराबर क्या बनेगा एम इंटू में ए, तो एम इंटू ए, एम की वैल्यू कितनी है 10 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 2, हो जाएगा 20 न्यूटन। ठीक, अब लगा दो डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर क्या होगा एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ से डब्ल्यू बराबर एफ की वैल्यू कितनी है 20 इंटू में एस की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, यहाँ से रख दो डब्ल्यू बराबर 20 इंटू में 2 इंटू में 1/2, 2 से 2 खत्म, तो यहाँ से डब्ल्यू बराबर आएगा 20 जूल। तो इस तरह से हम आसान भाषा में सवाल कर सकते हैं। क्लियर, तो ये पूरा लेक्चर हमारा था वर्क के ऊपर। एक चीज़ और बच्चों, यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा वर्क डन, वर्क डन, जो भी वर्क डन मिले सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, या इस तरह समझो कि सर्कुलर मोशन की वजह से वर्क डन हमेशा जीरो होगा, ड्यू टू सर्कुलर मोशन। डब्ल्यू बराबर क्या होगा जीरो। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमेशा वर्क डन क्या होगा जीरो। कैसे होगा उसको हम बता रहे हैं। जैसे मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन कर रहा है लगातार, v स्पीड से घूम रहा है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन तो इधर काम करेगा, फोर्स एक्सीलरेशन इधर काम करेगा, एक सेंटीमीटर फोर्स इधर काम करेगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर जब 90 डिग्री होगा तब जाके हमारा क्या हो जाएगा cos 90 की वैल्यू जीरो। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, परपेंडिकुलर जो फोर्स काम करेगा उसकी वजह से वर्क डन हमेशा जीरो। जैसे मान के चलो कोई बंदा है अपनी खोपड़ी पे चाहे कितना भी बोझा को रखे हो, यहाँ से जो वर्क डन हमेशा आएगा वो क्या होगा जीरो होगा।
क्यों होगा? क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तो कोई काम होगा नहीं। ठीक, तो इस तरह से इसके द्वारा वर्क डन क्या होगा? 0। क्लियर? तो परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से वर्क डन हमेशा 0। तो ये पूरा वर्क का हमारा कंसेप्ट था, डिटेल में इसको समझ लिए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक बात और, यहाँ पे जितना भी वर्क परफॉर्म हो रहा है वर्क, वो पूरा का पूरा एनर्जी कंज्यूम कर रही है। वो एनर्जी, वो पूरी की पूरी एनर्जी हमारी कंज्यूम हो गई, टोटल किस में ट्रांसफॉर्म हुई है? वर्क डन। तो टोटल एनर्जी ट्रांसमिटेड किस में हो रही है? वर्क डन में। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, टाइप्स ऑफ एनर्जी, कितने टाइप्स की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, और टाइप्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे पावर। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।